हेलो ऑल, वेलकम टू मॉक मेंटोर। गुड इवनिंग। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि है आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2, जो कि स्केड्यूल्ड है 25 जुलाई को। आपने अभी तक काफ़ी अच्छे से तैयारी की है, जो कि फ़ेज़ 1 के रूप में आपने एग्ज़ाम को क्लियर किया है। और पिछले 1 से 1.5 महीना मुझे पता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा पेपर्स को इवैल्यूएट किया है, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को, ऑब्जेक्टिव के आपके स्कोर्स देखे हैं। मुझे पता है कि आपने कितना हासिल किया है कि आप फेज़ 2 एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। तो यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आपको एक चीज़ बता सकूँ कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन में बैठने के पहले, जो कि ये 1-2 दिन हैं आपके पास, और एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिसके वजह से आप एग्ज़ामिनेशन में टाइम्स को सेव कर सकते हो और आपका स्कोर बढ़ा सकते हो। पहले तो बात ये समझ लो कि पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, हर किसी को आरबीआई ग्रेड बी में जाना है, पर कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके वजह से आप एक कंफर्टेबल स्कोर ला सको एग्जामिनेशन में। बेसिकली ये माइंडसेट के बाद अगर आप एक्स स्कोर ला रहे हो, तो इस माइंडसेट को अगर आपने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, आई एम 100% श्योर कि आपका x+10 या x+12 तो आराम से स्कोर हो जाएगा। तो इसको सुनिए और अपनाइए अगर आपको ये स्ट्रैटेजी, ये माइंडसेट अच्छा लग रहा है तो। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि फाइनेंस और मैनेजमेंट, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इसमें क्या होना चाहिए आपका माइंडसेट और क्या नहीं होना चाहिए। तो पहले आते हैं एफएम पे, क्योंकि एफएम हमारा पहला पेपर रहेगा जो आपको एग्जामिनेशन स्क्रीन पे दिखेगा, जो कि है एफएम ऑब्जेक्टिव एंड देन एफएम डिस्क्रिप्टिव। एफएम अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें 2023, 2024, 2025, 2023 का ऑब्जेक्टिव पेपर एफएम का ऐसा था कि जो आपको 30 मिनट्स मिल रहा है ना ऑब्जेक्टिव में, वो पूरा का पूरा पेपर आप 8 से 10 मिनट में आप अच्छे से अच्छा आप उसको कंप्लीट कर सकते थे और हाईएस्ट स्कोर आप वो लेके आ सकते थे उस पेपर में। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा लोगों को एफएम ऑब्जेक्टिव में 2023 में 47, 48, 49 मार्क्स तक मिले हैं। क्यों? क्योंकि पेपर वैसा था। आपने जो चीज़ें पढ़ी है प्रैक्टिस करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, वही चीज़ें एग्जामिनेशन में आ गई। काफ़ी बेसिक बेसिक सवाल पूछे गए थे कम्युनिकेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2024 का जो पेपर था वो ऐसा पेपर था कि जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स था, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स था। तो वहाँ पे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स टेस्ट हो रहा था फाइनेंस और मैनेजमेंट के पेपर में। क्यों? क्योंकि जो थेरीज भी एग्जामिनेशन में पूछी गई थी वो सिलेबस के बाहर से थी। तो ऐसा पेपर ना किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा या फिर ना उसकी कोई प्रैक्टिस या पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसे पेपर को आपको तभी के तभी आपको आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है, माइंडसेट बनाना पड़ता है और आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो 2024 के पेपर में आपको 30 मिनट्स में से 25 मिनट तो लग जाते आसानी से, क्योंकि पेपर उस लेवल का था। बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए थे, आपको इन्फर करना था कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो पेपर वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। 2025 का पेपर, 2025 का पेपर भी 8 से 10 मिनट में खत्म हो सकता था, पर हुआ क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग क्वेश्चंस दैट केम इन द एग्जामिनेशन इन 2025। अगर अकाउंटिंग नहीं होता, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, तो वो भी 8 से 10 मिनट में खत्म हो जाता। तो यहां से आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 2024 को छोड़ के अगर आपको एक बेसिक सा पेपर दिख रहा है
जो भी आपने पढ़ाई किया है उसके हिसाब से पेपर दिख रहा है, तो आप इंश्योर करिए कि आपका पेपर 8 से 10 मिनट में हो जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव। तो सर 8 से 10 मिनट में अगर पेपर हो रहा है तो क्या करना चाहिए हमें वो 20 मिनट में? जो ऑब्जेक्टिव का 20 मिनट्स मिलता है ना, उसमें हमें क्या करना चाहिए फिर? यस, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव के 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको एफएम में, जिसमें से 620 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, 420 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन लिखने होंगे। अगर मैनेजमेंट की बात करें, आपको पता है मैनेजमेंट में आपको डेफिनेशंस, फॉर्मल डेफिनेशंस लिखोगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। एग्जाम्पल लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट पेपर में। तो ये क्यों नहीं आप जो 20 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट में आप पहले से ही रफ पेपर पे आप क्यों नहीं लिख के रखते हो? आपके फॉर एन एग्जाम्पल मैनेजमेंट में 12 से 13 चैप्टर्स है। 12 से 13 चैप्टर्स में से कुछ 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पे सवाल तो आएगा ही आएगा इस साल। तो वो 6 चैप्टर्स को चुनिए, उनकी डेफिनेशंस को कीवर्ड के फॉर्म में आप आपके रफ पेपर पे लिख दीजिए। एज सिंपल एज दैट। पूरा अगर डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत टाइम के होगा, जो कि जिससे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो रफ पेपर पे लिखनी है, वो 20 मिनट में। तो इसलिए कीवर्ड्स लिखिए उस डेफिनेशन के, और एग्जाम्पल्स भी आपको क्या क्या पुट करना है। अगर आपने फॉर एन एग्जाम्पल सोचा कि पर्सनालिटी पे सवाल आ रहा है, परसेप्शन पे सवाल आ रहा है, उस पर 1-2 एग्जाम्पल आपको क्या लिखने हैं, उसके कीवर्ड्स भी आप वहाँ पे लिख के रखिए। इससे क्या होगा, जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट होगा तो आपका जो सोचने का जो आपको टाइम लग रहा है वो पूरा का पूरा बच जाएगा। तो अगर वो टाइम भी बच रहा है तो आपका 10 मिनट पूरे के पूरे पेपर में जो आपको सोचने के लिए लग रहा है वो बच जा सकता है। 10 मिनट तो छोड़ो, 5 से 6 मिनट भी बच जा सकता है। क्यों? क्योंकि मान के चलो आपने 6 मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे लिखे, और फाइनेंस के लिए आपने सोचा कि जो कुछ डेटा है, फॉर एन एग्जांपल फाइनेंशियल मार्केट्स का आपने डेटा लिख के रखा कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसा ग्रो हो रहा है, सेंसेक्स पिछले 2 साल में क्यों गिरा, एफडीआईज कैसा, एफडीआईज का ट्रेंड कैसा रहा है, एफआईआईज का ट्रेंड कैसा रहा है, एआई से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एआई का कितना बड़ा मार्केट है, एसआरओस क्या है, एसआरओस का कैसा पोटेंशियल है। तो ये जो 5-6 टॉपिक्स अपने फाइनेंस के भी कंसिडर कर लिए, और उस पर आपने फैक्ट्स लिखा, उसका डेटा लिखा, फाइनेंस के डेफिनेशन नहीं, हमें उसके फैक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये अगर आपने लिखा तो 12 से 13 टॉपिक आपने यहाँ पे लिख लिए रफ शीट में। उससे अगर 12 से 13 टॉपिक में से अगर 2 क्वेश्चंस भी अगर हिट हो रहे हैं तो भी हमारा एग्जैक्टली 6 से 7 मिनट जो हमारा जो थिंकिंग टाइम है वो बच जाएगा। 6 से 7 मिनट का अगर आपका थिंकिंग टाइम बच गया है तो आप अच्छे से अच्छा डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि सोचने जब आप सोचते हो ना तब काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम किल होता है। ठीक है, तो वो टाइम हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं ये 20 मिनट में। तो वो 12 से 13 टॉपिक्स में से अगर 2 क्वेश्चंस भी हिट हो रहे हैं, और होंगे 2 क्वेश्चंस हिट होंगे, तो 2 क्वेश्चंस अगर हिट हो रहे हैं तो हमारे 6 से 7 मिनट बच जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज टाइम सेविंग टेक्निक व्हेन यू स्टार्ट योर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर टाइम सेविंग एंड फॉर इंक्रीजिंग योर मार्क्स इन द एफएम पेपर। this works this works for many of my students for the last 2 to 2.5 years. Okay, next we move on to ESI part. Let me check if I have to tell you anything from the FM part also. Yeah, so this is it. अगर 2024 जैसा पेपर आया, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आया, तो इंश्योर करना कि आपको एफएम ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा पेपर रहेगा कि आप 8, 10, 15, 20 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते हो, आपको लगेगा 25 मिनट। ठीक है, तो 25 मिनट उस पर इन्वेस्ट करिए, बाकी 5 मिनट में ट्राई करिए जो मैंने टेक्निक बताई है, जो आपको रफ शीट पे लिखनी है, वो 5 मिनट को उसमें यूटिलाइज कर लेना। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ESI पार्ट।
ईएसआई में ऑब्जेक्टिव पेपर पहले स्टार्ट होगा, एफएम के पेपर के बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा, उसके बाद ईएसआई पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जो ईएसआई का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 8 से 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा? उसमें आपको 30 के 30 मिनट्स लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको क्रिटिकल थिंकिंग, एलिमिनेशन टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है। इसकी प्रैक्टिस आई एम 100% श्योर आपने कर ली है, फोर्टनाइट मॉक्स के थ्रू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के थ्रू, सबके थ्रू कर ली है। बट आपको एग्जामिनेशन में ईएसआई का अलग ही रूप देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हर साल मिलता है। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, टू बी ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल साइड, ईएसआई का आपको अलग ही रूप एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। बट आपको ये हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है कि जैसा भी पेपर आए वो उसमें मैं फिर भी टॉप कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने हर चीज कवर की है जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है उन टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स को जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। सो यू डोंट हैव टू वरी अगर एग्जाम आउट ऑफ द बॉक्स भी आ गया तो। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, ईएसआई में आप 25 मिनट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर पेपर डिफिकल्ट साइड पे आया तो, आउट ऑफ द बॉक्स साइड पे आया तो, जो कि आएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, 25 मिनट इन्वेस्ट करो, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, लॉजिक लगाइए, एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ करिए और ऑब्जेक्टिव पेपर को बनाइए। उसमें आपको रश नहीं करना है, क्योंकि आप रश नहीं कर पाओगे, रश करोगे तो एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी आ जाएंगे, जैसे 2023 में इकोनॉमिक सर्वे, 2024 में इकोनॉमिक सर्वे पे 4 क्वेश्चंस आए थे, इजी था। आईएमएफ पे क्वेश्चंस आए थे, इजी थे। लास्ट ईयर धन धान्य कृषि योजना पे सवाल आए थे, या फिर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस पे सवाल आए थे, जो कि इजी थे। पीपीएफ पे एक 1 मार्कर सवाल आया था, जो कि एक मॉडरेट था। वो सवाल तो आपके बन जाएंगे, बट कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग, एलिमिनेशन टेक्निक्स, आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा वो आंसर्स को सही करेक्ट करने, सही बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें हड़बड़ी नहीं करनी है, 25 मिनट को यूटिलाइज करो एंड 5 मिनट्स में वही चीज़ आपको अपनानी है जो आपने एफएम में अपनाई थी। जैसे ईएसआई रिलेटेड टॉपिक्स है तो सोशल सेक्टर्स, सोशल जस्टिस, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, and then youth empowerment, women empowerment, unemployment, इसका जो भी डेटा पॉइंट्स है ईएसआई में, बस डेटा पॉइंट्स हमें लिख के रखना है हमारे रफ शीट में। तो क्या होगा, ये जो मैंने अभी डेटा की बात की है, ये बेसिक बेसिक डेटा है, आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, एमएसएमई का डेटा आप पुटअप कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं वो टॉपिक मिल जाएगा जो आप पे आप वो पुटअप कर सकते हो। तो वो डेटा जो 12 से 15 डेटा पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, या फिर जो जनरल डेटा पॉइंट्स है जो आप फॉर्डर मटेरियल से भी ले सकते हो, जो हमने कोर्स में दिया है वहाँ से भी आप ले सकते हो और आपके रफ शीट में लिख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रफ शीट में लिख सकते हो। तो ये डेटा आपको सोचना नहीं पड़ेगा जब आपका ईएसआई डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट होगा, तो जिसके वजह से आपका काफी टाइम बच जाएगा और आपका आंसर भी काफी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप डेटा पॉइंट्स ऐड कर रहे हो, अब आपके आंसर्स को जस्टिफाई कर रहे हो थ्रू योर डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स अगर पहले से लिख लिया तो उसको आप अच्छी तरीके से पुटअप कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपके आंखों के सामने वो दिख रहे हैं और आपको एट द लास्ट मोमेंट उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर, व्हेन यू हैव स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द पेपर, उस टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे दिखेगा, आपको आगे दिख जाएगा, आपने डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर लिया आपके पेपर में। इट्स वेरी इजी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैक भी बोल सकते हो इसको। सबसे पहले तो जो आप हैंडराइटिंग सैंपल लिखोगे उसमें बहुत प्यारा सा कोट लिखा होता है,
तो वो कोट भी है ना, आप आपके इंग्लिश के पेपर में यूज़ कर सकते हो, आप आपके मैनेजमेंट के पेपर में यूज़ कर सकते हो, तो वो कोट भी लिख के रखना। सेकेंडली, एफएम पेपर में, एफएम के ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो डेटा पॉइंट्स भी आप रफ शीट में लिख के रखना, जिसकी वजह से आपको वही डेटा पॉइंट्स आपके डिस्क्रिप्टिव में हेल्प हो जाएगा। ईएसआई में आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, वो लिख के रखो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में, जो कि ईएसआई है और जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। ठीक है, आपको यहाँ से भी डेटा लेना है ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स मिल जाए और जिससे आप आपका आंसर बेहतर बना सको। दिस इज हैक दैट यू शुड यूज टू योर एडवांटेज। तो आपको समझ आ गया कि ऑब्जेक्टिव में 25 मिनट्स लगेगा, 5 मिनट्स का आप यूटिलाइज कर सकते हो टाइम फॉर ईएसआई डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो मैंने टाइमिंग्स बताए हैं ना, इसको ऐसे गांठ मत बांध लीजिए कि मुझे ये टाइमर्स के साथ ही चलना है। ईएसआई पेपर कभी इजी भी आ सकता है, तो वो 20 मिनट में भी ख़त्म हो सकता है। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन कैसा हो रहा है, एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके हिसाब से आप टाइमर्स के साथ खेल सकते हो। ओके, अभी हम आते हैं लास्ट पेपर पे, जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड पहले से थक जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले एग्जामिनेशन के आपकी नींद अच्छे से नहीं होगी, और एग्जामिनेशन में आपने एफएम कंप्लीट किया, ईएसआई कंप्लीट किया, उसके बाद इंग्लिश आ रहा है। तो इंग्लिश में हम काफ़ी कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम सोचते हैं यार थोड़ा 2 दिन मिनट रेस्ट ले लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द इंग्लिश। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करिए, आप जैसे ही इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होता है, इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर लीजिए। आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो, मतलब पहले ऐसे उठा सकते हो, आरसी उठा सकते हो, प्रेसी उठा सकते हो, बट मेरी मानो तो पहले प्रेसी उठाना ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी हो जाता है, एंड देन आरसी उठाइए, एंड देन आप ऐसे उठाइए। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक है, बट लॉजिक अभी ये मोमेंट पे बताना सही नहीं है। आपने जिस हिसाब से प्रिपेयर किया है, अभी तक प्रैक्टिस किया है, उसके हिसाब से ही चलिए। बट अगर मुझे जनरल व्यू देना है तो प्रेसी, देन आरसी एंड देन ऐसे। अगर आपको लगता है कि इसके पीछे का मुझे लॉजिक जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो प्रेसी में इंश्योर करना कि आपको टाइटल लिखना है, एंड देन आपको प्रेसी का स्ट्रक्चर तो पता है। फर्स्ट लाइन हमेशा समरी ऑफ द पैसेज होना चाहिए, जो भी आपको समझ में आ गई है। एक चीज़ मैं प्रेसी में बोल दूँ जहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो, जो कि ये है कि आपने एक पैसेज पढ़ लिया, एक पैसेज का जो भी कीवर्ड्स है आपने लिख लिया फर्स्ट पैराग्राफ आपके रफ शीट में, और उसके 2-3 कीवर्ड्स जो कि उस पूरे पैसेज को समेट रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। सेकेंड पैसेज, थर्ड पैसेज, फोर्थ पैसेज, आपने उसके कीवर्ड्स लिख लिए। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितने भी पैसेज रहेंगे उसके कीवर्ड्स लिख लिए। आपने फिर से पैसेज पढ़ा प्रेसी का, ऐसे ही एक बार ओवरलुक किया, आपको समझ आ गया कि ये प्रेसी है। थर्ड टाइम आप क्या करोगे, जो भी आपने लिखी हुई चीज़ें हैं वो आपने अच्छे से देख लिया, और उसके हिसाब से जो आपने पेपर पे लिखा है उसके हिसाब से आप आपका प्रेसी लिखना स्टार्ट कर दोगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपको बार बार पैसेज की तरफ देखना पड़ रहा है ना प्रेसी लिखते वक्त, वो आपका काफ़ी टाइम रिड्यूस हो जाएगा, जो कि आपका एक्चुअली में 6 से 7 मिनट बचा सकता है। मेरा एक स्टूडेंट है अंकित, वो बोलता था कि सर मुझे प्रेसी लिखने के लिए 17 से 20 मिनट लग रहे हैं। आई एम नॉट रियली श्योर इफ़ इज़ अंकित और नॉट, या फिर ये चीज़ मुझे किसी और ने बोली होगी, बट मुझे एक ने बोला था कुछ दिन पहले कि सर मुझे प्रेसी लिखने के लिए 20 मिनट लग रहे हैं। तो 20 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है एक प्रेसी को अच्छा लिखने के लिए। आपको यूजुअली एक प्रेसी 12 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। 5 मिनट जो हमने अभी स्ट्रैटेजी डिवाइस की है पैसेज टू पैसेज, वो
पढ़ने की और वो कीवर्ड्स लिखे हैं उसको पढ़ने की थर्ड इटरेशन में, उसको 5 मिनट लग जाएंगे और बाकी 7 मिनट में आप आपका प्रेसी प्रूफ रीड के साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रेसी। आरसी अगेन आपको टेक्निक्स पता है, आई डोंट हैव टू इलैबोरेट दैट ऑन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। एंड देन योर एसे। आपको यहाँ पे मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होगा बट वो मैं ऑब्वियसली उसको स्ट्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि उसके वजह से आपके 7 से 8 इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, जो कि है आपका प्रूफ रीडिंग। आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखो इंग्लिश में, कितना भी अच्छा, बट अगर आपने उसको अगर प्रूफ रीड नहीं किया होगा, आपने उसको अगर प्रूफ रीड नहीं किया होगा तो आपको स्कोर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी होंगे, आपके पंक्चुएशन एरर होंगे, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले मिस्टेक्स होंगे, आपके आर्टिकल वाले मिस्टेक्स होंगे। तो वो मिस्टेक्स को हमें रिमूव करने के लिए प्रूफ रीड करना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है? प्रेसी लिखना है, प्रूफ रीड करना है, आरसी लिखना है, प्रूफ रीड करना है, ऐसे लिखना है, प्रूफ रीड करना है। आरसी में प्रूफ रीड करना थोड़ा आसान भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंटेंट आपके पैसेज में दिया हुआ है, तो अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो वो वहां से आप पैसेज से देख सकते हो और उसको रेक्टिफाई कर सकते हो आपके आंसर्स में। ठीक है। एसे के लिए डेटा पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? एसे के लिए डेटा पॉइंट्स जो ईएसआई में आपने पहले से लिखे हुए हैं, वही डेटा पॉइंट्स आपको इंग्लिश के एसे में काम आ जाएंगे। ठीक है। और एक चीज आप क्या लिख सकते हो, आपने 4-5 टॉपिक्स दिमाग में सोच लिया यार, एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट ने ये लेके आया है, चैटबॉट्स लेके आया है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लेके आया है, फसल बीमा योजना है, ठीक है, ड्रोन्स को प्रमोट कर रहा है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एआई रिलेटेड क्या कर रहा है गवर्नमेंट, इंडिया एआई मिशन है, भारत जेन बना रहा है, सोवरेन एलएलएम बना रहा है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट। तो उस सारे के भी इनिशिएटिव्स आपने अगर पहले से रफ में लिख लिए, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर चल रहा है तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो अगर ये नहीं भी लिख पा रहे हो उतने कम टाइम में तो भी चलेगा, बट जो चीज़ मैंने अभी तक बताई है एफएम में, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल, फाइनेंस का डेटा, ईएसआई में डेटा, ठीक है, जो कि आपको ईएसआई ऑब्जेक्टिव पेपर से मिलेगा और जो कि आपको खुद लिखना है based on the topics that I have already said in this video till now. This is all about the descriptive English. हाँ, वो चीज़ मैं बता रहा था कि आपको रेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको 3 मिनट अगर आपने रेस्ट कर लिया तो वो 5 से 6 मिनट रेस्ट कर सकते हो आप एग्जामिनेशन में, और जिसके वजह से उसका जो आफ्टर इफेक्ट है आप ये देखोगे कि आपका इंग्लिश का पेपर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो वैसा आप देखना चाहोगे खुद को, वो सिचुएशन में देखना चाहोगे एग्जामिनेशन के बाद? नहीं ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है? थकना नहीं है और ये खुद के माइंड को बताना है, खुद को बताना है कि मुझे तुरंत तुरंत इंग्लिश स्टार्ट करना है, और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मुझे लास्ट के 3-4 मिनट में मैं रेस्ट कर सकता हूँ कि आई एम डन विद द पेपर। ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से इंश्योर करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग गलती करते हैं और जिनके वजह से जिनका एग्जाम छूट जाता है, इंग्लिश का पेपर छूट जाता है। कुछ अभी जनरल चीज़ है, अगर एग्जामिनेशन अगर आउट ऑफ द बॉक्स आया, डिस्क्रिप्टिव आउट ऑफ द बॉक्स आया, ईएसआई जो कि आता है आउट ऑफ द बॉक्स आया, तो कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे? अटेम्प्ट कैसे करोगे? बार बार हमने डिस्कस किया है ना, यू नो द स्ट्रैटेजी। आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने आउट ऑफ द बॉक्स रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन डाले हैं, आउट ऑफ द बॉक्स करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन डाले हैं, फिर भी आपने उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया है। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रैटेजी। अभी बस आपको ये चीज़ मैं बताना पसंद करूंगा कि कैसा भी पेपर हो, आपको डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट करना है। 0 मार्क्स से 4 मार्क्स मिलना
15 मार्क्स के क्वेश्चन में फिर भी बहुत है, फिर भी वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। ठीक है, आपको बस पेपर नहीं छोड़ना है कोई भी हालत में, ये इंश्योर करिए। ठीक है, तो हर एक पेपर को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। 400 वर्ड्स का आंसर है, 420 का वर्ड्स का आंसर, तो इंश्योर करो कि कम से कम 350 आपको लिखना है। 620 का आंसर है तो इंश्योर करो कि कम से कम 550 तो आपको लिखना है। ठीक है, और अगर मैं मानता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स आया कि अगर उस पर लिख ही नहीं पा रहे हो तो 600 वर्ड्स को 350 वर्ड्स में खत्म कर दो, बट लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी में 3-4 पॉइंट्स लिखो और उसका कंक्लूजन लिखो। एग्जाम्पल मान के चलो कि यार ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स आपको पूछ लिया है वर्ल्ड बैंक का, आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ा है, मान के चलो नहीं पढ़ा है, तो क्या आप वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अटेम्प्ट करना है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव डेवलप फ्रॉम द करंट अफेयर्स फॉर द पास्ट 1 ईयर। तो देखो कि थीम क्या है जो ईएसआई में पूछना चाह रहा है वो रिपोर्ट्स के ऊपर, और जनरलिस्टिक पॉइंट्स प्रेजेंट करना शुरू करो एग्जामिनेशन में। बट ये इंश्योर करना कि जिस रिपोर्ट के बारे में पूछा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, उनका नाम आंसर में बार बार लिखिए, ताकि ये लगना चाहिए कि आपने वो रिपोर्ट से ही वो पॉइंट्स उठाए हैं। दिस इज द स्मार्ट मूव वर्कड फॉर मेनी for the past 2 to 2.5 years. This is, I'm just telling you from the experience that I shared with the aspirants, and they have gained a marks from this particular approach. I hope you follow it. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका अगर कोई भी पेपर एफएम ऑब्जेक्टिव खराब जाता है तो उसका इम्पैक्ट एफएम डिस्क्रिप्टिव पे नहीं होना चाहिए। ईएसआई ऑब्जेक्टिव खराब जाता है, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव पे नहीं होना चाहिए। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव खराब जा रहा है, ईएसआई इंग्लिश पे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, अगर मेरा खराब जा रहा है इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, तो बाकी लोगों का भी जाएगा। तो इसलिए जो पेपर हो गया उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार एफएम में ना मुझे अगर बहुत इजी पेपर आ गया तो मैं 40, 45, 46 मार्क्स लेके आऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन के ऊपर से डिसाइड हो जाता है कि कितना मार्क्स वो पेपर में आ सकता है। आप 25 मार्क्स पे भी एफएम ऑब्जेक्टिव के टॉपर हो सकते हो अगर पेपर उस लेवल का आया तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि मेरा एक सेक्शन दूसरे सेक्शन पे कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो दूसरा सेक्शन इजी रहने के बाद भी आपका खराब हो जाएगा और वहीं पे आपका पेपर बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इजी सेक्शन में तो हर कोई स्कोर करेगा ना। तो ये इंश्योर करना कि पुराना सेक्शन नए सेक्शन पे हावी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको डेटा चाहिए ही तो आपका फॉर्डर मटेरियल ऑलरेडी कोर्स में अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप उसको देख सकते हो। या फिर यूनियन बजट में भी काफ़ी अच्छे डेटा पॉइंट्स है, इकोनॉमिक सर्वे में भी काफ़ी डेटा पॉइंट्स है जो कि हमने आपके उसके मैगजीन्स भी प्रोवाइड की है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इट्स योर चॉइस। अगर आपने पहले से डेटा बना के रखा है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एफएम पेपर के बाद ब्रेक होता है। एफएम पेपर के बाद पेपर के बारे में किसी के साथ कुछ डिस्कस मत करिए, क्योंकि एक अननेसेसरीली स्ट्रेस आप पे क्रिएट हो सकता है अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो। बट बाकी किसी का, फॉर एन एग्जांपल, आपने अगर 30 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, उसने अगर 45 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, बट उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, फिर भी उसने 45 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो आपको लगेगा नहीं यार इसका तो सिलेक्शन हो गया, मैं क्या करूँगा ना 30 मार्क्स में। ठीक है, तो वो चीज़ आने मत दीजिए। बिल्कुल भी पेपर को डिस्कस ही मत करिए जब तक पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, बट पेपर के बीच में बिल्कुल भी एंटरटेन मत करिए कि आप किसी से
पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हो एफएम के बारे में, क्योंकि अननेसेसरली स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में जितना चेयरफुल रह सकते हो, जितना खुश रह सकते हो, जितना स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, उतना रहिए। और वो कैसे रह सकते हो? अब आप किसी से बात कर रहे हो, आपके जो साइड में बैठे हैं, जस्ट उनके साथ ऐसे ही बात कर रहे हो, हंसी मजाक में बात कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो 5-10 मिनट, तो आपको अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, दोनों के दोनों स्ट्रेस फ्री रह जाओगे। तो ये इंश्योर करो कि अगर स्ट्रेस आ रहा है, अगर आपको लग रहा है नहीं यार मैं उस माइंडसेट में नहीं आ पा रहा हूँ, तो जस्ट टॉक टू द वन हु इज जस्ट सिटिंग बिसाइड यू, that would light up your mood in a better way. Okay, so these are some of the things that I would like to tell you before you sitting in the examination hall, so that you be confident, as well as your marks increased by some margin. तो ये कुछ माइंडसेट है, आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में बैठने के पहले। एज आई ऑलरेडी सेड, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, एग्जामिनेशन के लिए आईक्यू सबके पास है, बट एग्जामिनेशन के दिन इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, रादर दैन व्हाट आई कैन से इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, बट इमोशंस को मैनेज जो भी अच्छे से करेगा वही इस बार सिलेक्शन देख पाएगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस ऑन द डी डे, विच आई टेल इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन ऑफ RBI ग्रेड बी। ठीक है, तो इंश्योर करिए कि आप इसको अपनाइए और उसका जो इफ़ेक्ट्स है आपको एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद ही आपको दिख जाएगा। I I wish you all the best for your examination, and this is the time to be stress free. If you are getting little bit of stress, try to indulge in activities that makes you happy, either that is sports, playing sports, or going and hitting the gym, or watching some shows or movies for binge. Anything that you love, that will make you free from the chaos of the examination. Do that thing if you are feeling stress about the examination, right? All the best, all the best for your upcoming RBI phase grade B phase 2. जो भी होता है, जैसे भी होता है, do let me know your analysis of the paper, and how did it go for you. Okay, thank you so much guys. All right, tada.